हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट के पेपर 1 के क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यह वीडियो का सेट 4 है। जो लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी यह 60 रहेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है और ये सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें सेक्शन वाइज प्रश्न इसमें डाला गया है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है। तो अच्छे से देखें। पहला प्रश्न है, कीव किसकी राजधानी है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए रूस, बी कुवैत, सी ईरान और डी में दिया गया है यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ पर हाल ही में रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसी से रिलेटेड ये दोनों कंट्री जो है ये न्यूज़ में है, इसीलिए इसका राजधानी पूछा गया है। हो सकता है नेक्स्ट मतलब एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में करेंसी पूछा जाए वगैरह वगैरह, तो ये भी देख लें। हालांकि देख लेते हैं कि इसका करेंसी क्या है। अब ये जो यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है और इसकी मुद्रा जो है ये यूक्रेनियन राइवनिया है इसकी करेंसी, जो मतलब मुद्रा जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं डेनिस सिमही हाल, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है यूक्रेन की वो है 4.38 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। और ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये 2021 का डाटा ये बताया जा रहा है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, यहाँ के लोगों के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है ये है यूक्रेनियन। तो इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड है जो यूक्रेन से रिलेटेड है, इसे याद रखें। अब अगला प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लिपि की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य कहाँ के स्थलों से प्राप्त हुआ है? मतलब हमारे देश में लिपि की उपस्थिति का पहला जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिला है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए सिंधु घाटी, बी मौर्य काल, सी वैदिक काल और डी में दिया गया है मुगल काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लिपि का जो प्रथम जो साक्ष्य है ये हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्राप्त किया गया है। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये मिला है जो लिपि है, लिपि का जो साक्ष्य है हमारे देश में। इसमें एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। जो लिपि का जो प्रथम साक्ष्य है ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, परंतु इसे जो है अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है। ये इसका मेन पॉइंट है। इसमें देख लेते हैं जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है जयभट्ट के ही शिलालेख में इसका हुआ था। जो देवनागरी लिपि है जो हम लोग यूज करते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुरानी जो निर्विवाद पुरालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि है, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के शिलालेख से ये जो ब्राह्मी लिपि जो मिला है ये। तो ये याद रखें कि ब्राह्मी लिपि कहाँ से मिला है, तो ये अशोक के शिलालेख से। और जो देवनागरी लिपि जो है ये जयभट्ट के शिलालेख से ये प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो खरोष्टी लिपि है, ये खरोष्टी के प्राचीनतम लेख तक्षशिला और चार जो कि पुष्क लावती से ये प्राप्त हुआ है के आसपास मिले हैं। किंतु इसका मुख्य जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पूर्वी अफगानिस्तान था। मथुरा से भी कुछ खरोष्टी अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारत में इसको प्राप्त खोजा गया है, उज्जैन में तथा मैसूर के सिद्धपुर में भी इसको जो खरोष्टी लिपि है इसके अक्षर और शब्द मिले हैं। और चीनी परंपरा के अनुसार अगर इसको बोला जाए तो इसका जो आविष्कार है ऋषि खरोष्ट के द्वारा ये किया गया था, खरोष्टी लिपि का। तो ये सभी जो बाकी लिपियां हैं इसे भी ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो और भारत की प्राचीन जो लिपियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये हैं सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि और कलिंग लिपि। तो ये सभी बाकी लिपियां हैं, इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक बार देख लें। यहाँ पर यह है हड़प्पा सिविलाइजेशन और ये है मोहनजोदाड़ो। और बाकी जो है राखीगढ़ी यहाँ पर है जो हमारे देश में है। ये मोहनजोदाड़ो एक बार ध्यान रखें कि ये पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। बाकी और सभी जो वीडियो को पॉज करके देख लें कि कहाँ कहाँ किसका लोकेशन है। और ये मांडा है जो कि सबसे उत्तरी भाग में ये सिचुएटेड ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है। तो इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इसको समाप्त किया था, किसके द्वारा समाप्त किया गया था? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी में दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में दिया गया है वारन हेस्टिंग्स और डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था बंगाल में वो किसके द्वारा समाप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ये समाप्त किया गया था। जो द्वैत शासन प्रणाली जो बंगाल में लागू किया गया था उसको समाप्त करने का जो श्रेय है ये वारन हेस्टिंग्स को जाता है। तो ये याद रखें। और ये वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का ये निर्णय जैसा लिया गया था। और जो बंगाल में जो द्वैत शासन प्रणाली जो है ये 1765 से लेकर 1772 तक ये लागू था, जो कि बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने ये लागू करवाया था। जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ये लागू करवाया था। तो ये याद रखें कि किसके द्वारा लागू करवाया गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू करवाया गया था। और हटाया किसके द्वारा गया था? तो ये वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ये हटाया गया था, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में लागू किया गया था। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम था विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इतनी सारी पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है, तो इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, तो ये किसके नेतृत्व में ये आरंभ किया गया था जो तेभागा आंदोलन है? इसमें दिया गया ऑप्शन में दिया गया है ए में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, बी किसान सभा के नेतृत्व में, सी में दिया गया है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व में और डी में दिया गया है श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तो ये किसके नेतृत्व में ये तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में लागू किया गया था ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर है किसान सभा के नेतृत्व में ये तेभागा आंदोलन का ये चलाया गया था और ये बंगाल में चलाया गया था। अब जो तेभागा जो आंदोलन है ये 1946 से 1947 ईस्वी तक ये बंगाल के प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत क्या किया गया था? किसानों ने फ्लाइड कमीशन, ये याद रखें कि फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3% दैट मीन्स 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था ये, और ये किसानों के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता जो थे वो थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। ये दोनों इसके नेतृत्व मतलब कृषक नेता थे और इन दोनों के द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा था जो तेभागा आंदोलन जो 1946 से 1947 के बीच चला था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ टच नहीं करती है, मतलब छूती नहीं है? इसमें दिया गया ए सिक्किम, बी में दिया गया मेघालय, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में दिया गया पश्चिम बंगाल। तो कौन सी जो इंडियन स्टेट है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स मेघालय जो हमारे देश का स्टेट है ये भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये आप जान सकते हैं। तो बाकी कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ये पहला है अरुणाचल प्रदेश जो कि 217 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है जो कि 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर। ये सभी जो राज्य हैं ये बॉर्डर टच करते हैं और ये भूटान से टच करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ये अरुणाचल प्रदेश टच करता है भूटान के साथ। तो ये याद रखें। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा भूटान और ये सिक्किम पहला स्टेट जो है जो कि टच करता है। उसके बाद बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो है ये टच करता है। उसके बाद है आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल जो है ये 4 स्टेट हैं हमारे देश के जो भूटान के साथ बॉर्डर टच करते हैं। तो ये याद रखें। और सबसे ज़्यादा जो है ये अरुणाचल प्रदेश टच करता है, तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? तो इसमें दिया गया है ए में दिया गया है जौनसार पहाड़ियाँ, बी में गारो पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ और डी में दिया गया है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो जो टोडा जनजाति जो है इन सभी का निवास स्थान कहाँ पर ये सभी जनजाति पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये नीलगिरी पहाड़ियों में जो टोडा जनजाति सब ये यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं ये टोडा जनजाति सब। तो ये याद रखें। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जो टोडा जनजाति हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है और टोडा जनजाति मुख्यतः 2 इकाइयों में विभक्त है जिसको बोला जाता है तेवाल्याल व
टर्था रोल, ये दोनों जनजातियों को बुलाया जाता है। मतलब ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। और जो टोडा लोग हैं दिसंबर के प्रत्येक अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को अपना पारंपरिक त्यौहार जो है जिसका नाम है मौधवेत, ये मनाते हैं। तो ये भी याद रखें कि टोडा जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये है मौधवेत त्यौहार, ये मनाया जाता है। बाकी इतनी सारे पॉइंट्स हैं, इसे याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी में गंगा और झेलम, सी में दिया गया है सिंधु और झेलम, और डी में दिया गया है गंगा और सिंधु। तो जो सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये फैला हुआ जो डेल्टा है, तो ये किन 2 नदियों के संगम पे ये बना है। मतलब वहाँ पर जाके जो नदियाँ जो हैं समुद्र में मिल जाती है और एक डेल्टा बना के समुद्र में मिलती है। तो ये किन नदियों के द्वारा बना हुआ है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पे ये सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें देख लेते हैं, सुंदरवन डेल्टा जो है भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये भी याद रखें, जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और इसका निर्माण जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा ये हुआ है। और इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग जो है ये भारत में आता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा ये की गई थी। जो पंचायती राज जो है इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस कमेटी के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। तो इसमें दिया गया है ए में LM सिंघवी कमेटी, बी में दिया गया बलवंत राय मेहता कमेटी, और सी में दिया गया है राव कमेटी, और डी में दिया गया अशोक मेहता कमेटी। तो ये किसके द्वारा ये सिफारिश की गई थी। इसका राइट आंसर जो होगा ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ये पंचायती राज की सिफारिश की गई थी और इसे ये संवैधानिक दर्जा ये दिया गया है, जो पंचायती राज जो है इसके लिए। इसमें जान लेते हैं, जो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए जो इसकी संस्तुति जो है LM सिंघवी समिति 1986 में जो ये समिति ये अपना रिपोर्ट दी थी, इसके द्वारा ये किया गया था। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर ये कराने का भी ये अनुशंसा की थी। तो ये याद रखें। अब ये जान लेते हैं, जो पंचायती राज दिवस जो है ये प्रत्येक साल जो है हमारे देश में ये 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ये जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है ये हमारे देश में शासन का जो है ये तीसरा स्तर है। ये याद रखें, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये कितना स्तर का लेवल है, ये 3rd लेवल का ये स्तर है, जो कि ग्राउंड लेवल का ये स्तर है। और इन्हीं के द्वारा जो शासन चलाया जाता है थोड़ा बहुत, तो ये है इसमें, जिसमें कि मुखिया, सरपंच वगैरह ये सभी आते हैं, वार्ड वगैरह। और यह दिन जो है 24 अप्रैल 1993 को भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का ये प्रतीक के लिए ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और जो पहला जो पंचायती राज डे है ये 2010 को ये सेलिब्रेट किया गया था, ये भी याद रखें। और उसके बाद से ये प्रत्येक साल मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। अब इसमें जो नया पार्ट जो हमारे संविधान में ऐड किया गया है, जो कि पार्ट 9 को ऐड किया गया है, और इसमें जो है इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दैट मीन्स 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको ऐड किया गया है। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक में ये मेंशन है कि इसमें पंचायत के जो काम क्या है, पंचायत का डेफिनेशन क्या है, ये वगैरह वगैरह इसमें मेंशन किया हुआ है। ये आर्टिकल याद रखें कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक ये मेंशन किया हुआ है। और इसमें जो है नया शेड्यूल में ये डाला गया है 11th शेड्यूल में, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट को रखा गया है, जो कि पंचायती राज से ये रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो ये रहा बेसिक नॉलेज, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, निम्नलिखित में से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है। तो ये प्रश्न पूछा गया है। हालांकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद में रखेंगे। और इससे रिलेटेड आज मैं कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में 21.71%, बी में दिया गया 23.63% और सी में दिया गया है 24.62%, डी में है 24.29%। तो इसमें जो हमारे देश में
जो टोटल जो फॉरेस्ट है वो लैंड एरिया का कितना परसेंट है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट मीन्स 24.62% जो है हमारे देश में वृक्ष आवरण और वन पाए जाते हैं, और ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसा कहा गया है। इस रिपोर्ट को आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो अच्छे से देखें। ये जो वनावरण जो है इसमें 21.71% बताया गया, और जो वृक्षावरण है ये 2.91%, और ये दोनों को मिला के ये 24.62% ये टोटल जंगल हमारे देश में हैं। अब ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISFR बोला जाता है, ये जो कि 2021 में ये रिलीज किया गया था ये रिपोर्ट, इसमें ये बताया गया था कि टोटल फॉरेस्ट एंड जो ट्री कवर है हमारे देश में ये 24.62% है, और ये जियोग्राफिकल एरिया का है, मतलब जितना 100% में जो जियोग्राफिकल एरिया हमारे देश में है उसका 24.62% में ही केवल फॉरेस्ट हमारे देश में ये पाए गए हैं, जिसमें टोटल फॉरेस्ट कवर जो है ये 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसमें से भी 21.7% में जो है ये फॉरेस्ट कवर है, और जो ट्री जो कवर है ये 2.91% ये पाया गया है। इसमें चेंज इन रिकॉर्ड जो चेंज क्या क्या हुए हैं ये भी देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट कवर विद इन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जो कि जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया हैं जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जितने भी एरिया हैं इसको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बोला जाता है। इसमें क्या चेंजेस पाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, ए स्लाइड इंक्रीज इन ऑफ 31 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इसमें जंगलों की जो ये है ये इंक्रीज पाया गया है कि इसमें जंगल बढ़े हैं, और कितना बढ़ा है तो ये टोटल 31 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल इसमें बढ़े हैं, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो आते हैं वो जंगल। अब जो आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है इसमें कितना जंगल बढ़ा है या फिर घटा है, तो इसमें भी बढ़ा है, और इसमें बढ़ा है 1509 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल इसमें बढ़ा, ऐसा पाया गया है, और ऐसा कहा गया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। और ये कंपेयर किससे कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है जो 2019 का जो डाटा लाया गया था उसके साथ ये कंपेयर करके ये डाटा प्रस्तुत किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं इसी में जो द स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर वाइज, मतलब किसमें कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जंगल पाए गए हैं, उसके बाद किस स्टेट में पाए गए हैं। तो ये है जो पहला स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल हैं ये मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये याद रखें कि सबसे पहला स्टेट कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल पाए गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और ये लास्ट में महाराष्ट्र, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर स्टेट वाइज देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ये मिजोरम में तो 84.53% फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76% और मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90%। ये सभी जो है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। हालांकि ये मैंने वीकली करंट अफेयर्स में मैं इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, जो लोग वो उस वीडियो को नहीं देखते हैं, वीकली करंट अफेयर्स जो नहीं देखते हैं वो भी देखा करें, ताकि आपको समझ में आए। पूरे वीक का करंट अफेयर मैं एक वीडियो में कंपाइल करके सप्ताह में सैटरडे या फिर संडे को मैं अपलोड कर देता हूँ इस चैनल में, तो वो भी देखें। अब नेक्स्ट जानते हैं टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये हैं आंध्र प्रदेश जिसमें 647 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजिंग देखा गया है, उसके बाद तेलंगाना में है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद झारखंड। हालांकि ये डाटा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखें कि कौन सा स्टेट में इंक्रीज पाया गया है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया गया है, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड में इसको, तो ये याद रखें। और नेक्स्ट क्या है, टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग इन फॉरेस्ट कवर, मतलब वो टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो घटता हुआ पाया गया है। तो इसमें है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उसके बाद मेघालय। तो ये भी याद रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह वगैरह, ये सब को याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर फॉरेस्ट, मतलब जो हमारे संविधान में फॉरेस्ट को कहाँ पर रखा गया है, किसमें, और इसमें
कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है ये भी जान लेते हैं। जो फॉरेस्ट है हमारे संविधान में, इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है और ये 7 शेड्यूल में भी रखा गया है, जो कि हमारे संविधान के में रखा गया है। अब इसमें जो पहले जो था, ये जो फॉरेस्ट जो था वो पहले स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको संशोधित करके इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। और इसमें होता क्या है, जैसे कि स्टेट लिस्ट में जो होता है वो स्टेट कानून बना सकता है, और जो यूनियन लिस्ट होता है इसमें टोटल 3 लिस्ट होते हैं। एक होता है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है यूनियन लिस्ट और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें स्टेट कानून बना सकता है केवल, और जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें केवल यूनियन कानून बना सकता है, और जो कंकरेंट लिस्ट होता है इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जो अगर दोनों में अगर कॉन्साइड हो जाए तो यूनियन का जो कानून माना जाता है उसको सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है। इसीलिए इसको 42वां संविधान संशोधन करके इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, ताकि दोनों अपने अपने अनुसार कानून बनाएं और जो अच्छा रहेगा उसको लागू किया जाएगा। इसमें जो आर्टिकल में जो मेंशन किया हुआ है, इसमें आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज जी में मेंशन किया हुआ है, इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब ये सभी नागरिकों की ये फंडामेंटल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखे, वहाँ के जानवरों को बचाए वगैरह वगैरह। तो ये आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में ये मेंशन किया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 41A में क्या मेंशन किया हुआ है, मैंडेट दैट द स्टेट शेल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब ये स्टेट को ये इंडेवर किया गया है कि उसको फोर्स किया गया है कि वो जो है फॉरेस्ट को बचा के रखे, फॉरेस्ट में जो जीव जंतु रहते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करे। ये आर्टिकल नंबर 41 सब क्लॉज ए में ये कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21 में ये क्या कहा गया कि राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट अगर सस्टेनेबल नहीं रहा तो ये हेल्दी लाइफ कैसे बनेगा, तो ये आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन किया गया। तो ये सभी जो पॉइंट्स है जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है और ये हमारे संविधान में मेंशन किए हुए हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं, तो इसे भी याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अनुसार एथलीट एवं खेल में मिलान असत्य है। मतलब कौन सा ये फॉल्स ये मिलान है, इसको चूज करना है। इसमें दिया गया है, ए में दिया गया नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। बी में दिया गया है मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन में रजत पदक जीती थी। और सी में है रवि कुमार दहिया जो कुश्ती में रजत पदक जीते हैं। और डी में दिया गया है लवलीना बोरगोहेन जो कि तलवारबाजी में कांस्य पदक जीती है। तो इसमें से कौन सा जो ये मैचिंग है ये फॉल्स है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स लवलीना बोरगोहेन जो है ये तलवारबाजी में ये नहीं है, ये कोई दूसरे और खेल में है, जो कि ये किस खेल में है, ये मुक्केबाजी में ये कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया था। और बाकी पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक, बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक, और जो हॉकी टीम ये हॉकी में कांस्य पदक इन सभी के द्वारा ये जीता गया था। तो ये सभी याद रखें। एक बार जो ये खेला हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020 का, इसको एक बार देख लें ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो छूटे ना। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। अब ये झारखंड राज्य से रिलेटेड अब सभी प्रश्न रहेंगे, तो इसे भी ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मतलब ये झारखंड सरकार ने कितना बजट पेश किया था 2022-23 में। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 1,01,101 करोड़ रुपये। बी में दिया गया है 95,100 करोड़। सी में दिया गया है 1,10,101 करोड़। और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स 1,01,101 करोड़ रुपये का बजट ये पेश किया गया था 2022-23 में झारखंड सरकार के द्वारा, जो कि ये राइट आंसर है। बाकी ये दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं झारखंड का लोगो के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सम्मिलित नहीं है।
ये पूछा गया। जो नया लोगो जो जारी किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें से ये जो पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है हाथी सफ़ेद रंग की संख्या में ये 24 हैं। बी में दिया गया प्लास रंग का फूल जो है इसकी संख्या 24, और सी में है सौरा चित्रकारी का नृत्य का जोड़ा, ये 24 दिया गया है, और गोलों की संख्या जो है ये 62 ये दिया गया है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका इनकरेक्ट जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट है। ये 62 नहीं है, ये हैं ये 60 गोले टोटल वहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं। तो मैं इसमें भी मैंने वीडियो डाला हुआ हूँ, वो आप देख सकते हैं। जो झारखंड का जो पुराना लोगो है और जो नया लोगो लॉन्च किया गया है, ये किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था वगैरह वगैरह, जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके वीडियो डाले हुए हैं। वो एक बार आप चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। और बाकी झारखंड के और सभी वीडियो जो हैं जीके जीएस के वीडियो वो भी डाले हुए हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। जदू नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ये याद रखें कि असत्य पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया फर्स्ट में दिया गया, इस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नीर सुसंको भी कहा जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंगबोंगा पर्व जो कि फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व जो कि चैत तक ये चलता है। बी में दिया गया है, इसका प्रदर्शन संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। सी में, यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में केवल 1, बी में दिया गया केवल 2, और सी में दिया गया 1 और 2, और डी में दिया गया 1, 2 और 3। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? इसका फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी इसका है। दैट मीन्स जो सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया गया है ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट में है, ये जदू नृत्य से जो रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड के त्यौहार के संदर्भ में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह पर्व वैशाख माह की अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। सेकंड में दिया गया, यह पर्व जो है आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। इसमें महादेव शिव की पूजा की जाती है। और 3 में दिया गया है, इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को सौक्तायन कहते हैं। तो ये कौन सा पर्व से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये हालांकि जो लोग, ये तो सभी को याद होना चाहिए कि कौन सा पर्व से ये रिलेटेड है। इसमें दिया गया है, ए में दिया गया है कर्मा, बी में दिया गया है जावा, सी में मंडा, और डी में दिया गया सी में टूसू दिया गया है, और डी में दिया गया है मंडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये मंडा से रिलेटेड है। इसमें जो पुरुष व्रती जो होते हैं जिसको भक्ता बोला जाता है, और महिला व्रती को सौक्तायन बोला जाता है। और इसमें भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है। और इसमें जो होता है, जो जिसमें अंगारों पर चलने के लिए ये एक कार्य ये होता है जिसको बोला जाता है फुलखुंदी बोला जाता है। तो ये भी याद रखें। हालांकि मैंने झारखंड के पर्व त्योहारों से भी मैंने वीडियो बना कर डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। जितने भी झारखंड के त्यौहार हैं वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसको उसमें पूजा की जाती है, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो वो एक बार आप देखें इस चैनल में विजिट करके। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का असत्य कथन का पहचान करें। मतलब इसमें से कौन सा फॉल्स दिया गया है। इसमें ए में दिया गया है सूर्यकुंड मेला जो है ये हजारीबाग में किया जाता है। बी में दिया गया है हथिया पत्थर मेला, ये बोकारो में। सी में दिया गया है श्रावणी मेला जो है ये देवघर में। और डी में दिया गया है उर्स मेला जो कि चाईबासा में ये किया जाता है। तो ये जो हथिया पत्थर मेला ये बोकारो में किया जाता है, ये तो सही है। श्रावणी मेला ये भी देवघर में किया जाता है। और सूर्यकुंड मेला ये हजारीबाग में किया जाता है, जो कि हजारीबाग में जो वहाँ पर गर्म पानी का जो सूर्यकुंड है वहाँ पर ये एक मेला लगता है। तो वहाँ पर उसी मेले को बुलाया जाता है सूर्यकुंड मेला। और जो बोकारो में जो हथिया पत्थर है यहाँ पर भी एक मेला लगता है। तो ये उर्स मेला जो है ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। जो उर्स मेला जो है ये गुमला में आयोजित किया जाता है। तो ये भी याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, झारखंड के किस कलाकार को कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में विपुल नायक, बी में दिया गया अशोक पागल, सी में शशधर,
आचार्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किनको कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और जो कि झारखंड से रिलेटेड व्यक्तित्व हैं। तो ये हैं विपुल नायक जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ए दिया गया लोकायुक्त न्यायमूर्ति जो है ये ध्रुव नारायण उपाध्याय हैं। बी में दिया गया है महाधिवक्ता राजीव रंजन है, और सी में है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये संतोष कुमार सत्यपति हैं, और डी में दिया गया है झारखंड अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये शिवधारी राम हैं। तो इसमें से कौन सा फॉल्स जो मिलान है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष संतोष कुमार सत्यपति जी नहीं है। बाकी जो न्यायमूर्ति है ध्रुव नारायण उपाध्याय, महाधिवक्ता राजीव रंजन, और जो अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये शिवधारी राम हैं। तो ये सभी भी याद रखें, ये करंट से रिलेटेड है। एक बार आप खुद भी देख लें कि ये सभी लोग जो हैं कि नहीं, और जितने भी जो पर्सनालिटी हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों में हैं उन सभी को भी आप याद कर लें। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो कौन है, ये आर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट जानते हैं, कर्क रेखा झारखंड के किन जिलों को स्पर्श करती है। तो इसमें कितने जिलों को स्पर्श करती है जो हमारे झारखंड से गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में दिया गया 5 जिले, बी में दिया गया 4 जिले, और सी में दिया गया 6 जिले, और डी में दिया गया 8 जिले। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो टोटल जो हमारे झारखंड से है ये 5 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब वो कौन कौन से ज़िले हैं वो भी जान लेते हैं। तो ये ज़िले हैं लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और ये रामगढ़। ये इन 5 ज़िलों से जो है कर्क रेखा हमारे राज्य से मतलब गुजरती है। तो ये दिख रहा होगा, लातेहार में पहले टच करती है, उसके बाद लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये याद रखें। अब जो इंडियन स्टेट जो है जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी से होकर गुजरती है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी याद रखें। दोनों को मैंने बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, झारखंड के प्रमुख नदियाँ तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। तो इसमें दिया गया है नदियाँ एक साइड दिया गया है, उसके बाद उद्गम स्थल मतलब जहाँ से वो निकलते हैं। इसमें दिया गया ए में फाल्गु नदी जो है ये चतरा से निकलती है, बी में बूढ़ा जो नदी है ये किस्को से निकलती है, और सी में औरांग जो नदी है ये महुआ डाँड़ से निकलती है, और डी में दिया गया अमानत नदी जो है छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलता है। तो इसमें कौन सा जो ये मिलान ये क्या होना चाहिए, ए का किस में जाना चाहिए, बी का किस में जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ये होगा, ये हालांकि देख लेते हैं कि फाल्गु जो कहाँ पर जो मतलब याद होगा उसको पहले देख लें कि कौन सा आपको याद है। तो मान लीजिए बूढ़ा घाट मेरे को याद है जो कि ये महुआ डाँड़ में ये से निकलता है, और दूसरा जो है जो अमानत नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है ये चतरा से निकलता है। तो इसका राइट आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ये राइट आंसर होगा। तो इसमें जो क्या क्या है, ए में क्या है, फाल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है, बी में बूढ़ाघाट ये महुआ डाँड़ से ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद सी में औरंगा नदी जो है ये किस्को से होकर निकलती है, बाकी अमानत नदी जो है चतरा से निकलती है। तो ये सभी भी याद रखें, जितने भी झारखंड की नदियाँ हैं वे उन सभी का उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है वो एक बार देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड के जलप्रपात तथा उनके जिला का मिलान करें। तो जो जलप्रपात जो है और वो किस जिला में पाया गया है, तो ये मिलान करना है। ए में दिया गया बुड्ढा घाघ, बी जोन्हा, सी उसरी, और डी में दिया गया सातवाहन। तो इसमें भी देख लेते हैं, जो बुड्ढा घाघ जलप्रपात है ये तो लातेहार में ये होगा, और जो जोन्हा जो है ये रांची में। तो दो हमको याद है, तो अब इसमें मैच करके देख लेते हैं। बुड्ढा घाघ मान लीजिए लातेहार और जोन्हा रांची। तो ये दोनों ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहे हैं, A4 और B2, A4 B2 यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। हालांकि दोनों तो नहीं होगा, कोई एक होगा, तो ये एक जो होगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बाकी जो उसरी जो जलप्रपात है
ये कहाँ पर है, ये गिरिडीह में सिचुएटेड है, और सातवाहन जो जलप्रपात है ये कोडरमा में है। तो ये ऐसे इसका मिलान करें ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 50-50 का चांसेस था। आपको अगर दोनों में अगर मन करे, जिसको आपको मन करना है, ये 50-50% का चांस है कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अब ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो इसे भी ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? फर्स्ट में दिया गया है अपवर्तन, बी में दिया गया है प्रकाशीय भ्रम, सी में दिया गया है व्यक्तीकरण, और डी में दिया है उनकी वास्तविक आकृति। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है अपवर्तन, इसका मेन रीज़न है। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? जो इंद्रधनुष में जितने भी रंग बनते हैं, जिसको विबजियोर बोला जाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में विबजियोर बोला जाता है, उसमें से कौन सा जो रंग है जिसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, और किस रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया बैगनी, बी में नीला, सी में दिया गया आसमानी, और डी में दिया गया है लाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो कम तरंगदैर्घ्य वाले जो रंग है ये बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो ये भी याद रखें। ये बाकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको एक बार देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या क्या है? तो इसमें दिया गया है, ए में दिया गया मीथेन, बी इथेन, सी में दिया गया ब्यूटेन, और डी में दिया गया है हाइड्रोजन। तो जो नेचुरल गैस होता है उसका मेन कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है? तो इसमें जो होता है मेन कॉम्पोजिशन जो होता है ये मीथेन गैस का होता है, जो प्राकृतिक गैस जो होता है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो एटम जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें दिया गया ए जे थॉमसन, बी में चैडविक, सी रदरफोर्ड, और डी में दिया गया न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा, न्यूट्रॉन की जो खोज है ये चैडविक के द्वारा की गई थी, जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये याद रखें। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, लेकिन इसका जो खोज है ये 1932 में चैडविक के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट जानते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, मतलब किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसमें दिया गया ए में कार्बन की मात्रा, बी में दिया गया मैग्नीज की मात्रा, सी में दिया गया है सिलिकॉन की मात्रा, और डी में दिया गया क्रोमियम की मात्रा। तो ये इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? इसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर स्टील को अगर कठोर बनाना है तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाने से वो कठोर हो जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, सुमेलित कीजिए, मतलब सही सुमेलित करने के लिए बोला जाता है। तो फ्लैग बीमारी है वो किसके कारण फैलता है? फाइलेरिया, बेरीबेरी, टाइफाइड। तो इसमें से जो आपको याद होगा 1 या 2, उसके अनुसार आप सही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम देख लेते हैं, जो सी है, जो बेरीबेरी बीमारी है, ये विटामिन बी की कमी से ये होता है, ये हो गया। तो अब देख लेते हैं सी का जो है 4 कहाँ पर है? सी का 4, ये एक ऑप्शन केवल दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी, और बाकी नहीं दिख रहा है। और ये मुझे कंफर्म पता है कि ये जो बेरी बीमारी है ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसको हम बिना देखे भी हम ऑप्शन नंबर डी ये मार सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी सब देख लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा फ्लैग जो है ये पशुओं को काटने से फैलता है, और फाइलेरिया जो है ये मच्छरों के काटने से फैलता है, और टाइफाइड जो है आंतों को प्रभावित करता है। तो ये इसका राइट कॉम्बिनेशन होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्न में से कौन सा एक फल है, ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है, ए में आलू दिया गया है, बी में मूली, सी में भिंडी, और डी में दिया गया है शकरकंद। तो कौन सा एक फल है ये पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये जो भिंडी है जो कि एक फल है, बाकी जो इतने ये जो भी हैं ये सभी सब्जियां हैं, ऐसा ये कहा गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया। भिंडी जो है, जिसको लेडीज फिंगर भी बोला जाता है, यह का पौधा एक पुष्पीय पादप जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका वनस्पतिक नाम जो है ये एबेलमोस्कस इसुलेंटस इसका साइंटिफिक नेम है। और इस फसल
इसका फसल जो है ये कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या जो अधिक होती है और ये इस फसल का संपूर्ण भाग को ये खाया जाता है, इसीलिए इसको फल का दर्जा ये दिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में तारक केंद्र, बी में गोल्जी उपकरण दैट मीन्स गोल्जी एपरेटस, सी में दिया गया लाइसोसोम और डी में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो डीएनए जो है और कौन कौन से भाग में पाया जाता है कोशिका में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये डीएनए उपस्थित रहता है, तो ये याद रखें। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इसमें डीएनए पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? इसमें दिया गया है, ए में 10%, बी 30%, सी में 65% और डी में दिया गया है 75%। तो जल की मात्रा जो होता है एक नॉर्मल पर्सन में वो कितना होता है? ये 65% जल की मात्रा होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? ये पूछा गया है। इसमें दिया गया है, ए नींबू, बी सूर्य की किरणें, सी संतरा और डी काजू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विटामिन डी का जो मेन स्रोत है ये सूर्य की किरणों से ये प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सुबह सुबह का जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विटामिन डी के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड अब क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसे भी ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो ये कौन सा डिवाइस है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ए इनपुट, बी कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर और डी में दिया गया हार्डवेयर। तो ये कौन सा डिवाइस है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स कंप्यूटर में डाटा को इनपुट मतलब डाला जा सकता है, उसको प्रोसेसिंग करवाया जा सकता है और आउटपुट भी प्राप्त किया जा सकता है। ये कंप्यूटर का ही काम है। बाकी ये सभी जो इनपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सभी कंप्यूटर में लगे रहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, मतलब इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। इसमें दिया गया है, फर्स्ट में यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, बी में दिया गया डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, और सी में दिया गया यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रायोगिकता समझा जा सकता है, और डी में दिया गया यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट मीन्स यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है और जिसे मतलब हम लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसमें दिया गया है, ए में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी में दिया गया है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, सी में दिया गया है इंटरनेट और डी में दिया गया है ये इंटरनेट। बाकी ये कुछ और ऑप्शन में होगा, ये दोनों ऑप्शन सेम आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, और ये दोनों हो जाएगा, मतलब इंटरनेट ही है जो कि ये जोड़ता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसमें दिया गया है, ए में इनपुट यूनिट रहता है, बी में सिस्टम बस रहता है और सी में दिया गया है एलयू रहता है और डी में दिया गया प्राइमरी मेमोरी। तो मदरबोर्ड में क्या रहता है ये पूछा गया है। तो इसमें क्या रहता है, ये सिस्टम बस एक रहता है जिसमें जो होता है सीपीयू को दूसरे पुर्जों से ये जोड़ता है, जो सिस्टम बस होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं, मतलब क्या क्या शामिल होते हैं जो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो चक्र होता है, जो एक साइकिल होता है, वो उसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें ए में दिया गया इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, बी में दिया गया सिस्टम और एप्लीकेशन, सी में दिया गया डाटा सूचना और एप्लीकेशन और डी में दिया गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो जिसमें प्रोसेसिंग जो चक्र होता है, इसमें क्या होता है कि इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद आउटपुट होता है। मेनली कंप्यूटर का काम क्या होता है, उसमें आप कुछ भी डालते हो, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद वो आपको रिजल्ट देता है जिसको आप देखते हो
और या फिर उसको जैसे प्रिंट आउट निकालते हो, प्रिंट आउट में हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसमें PDF पहले फाइल बनाते हैं या फिर किसी फ़ोटो को खींचते हैं, उसके बाद उस कंप्यूटर में डालते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है और प्रिंट आउट के थ्रू वो निकाल के हम लोग को देता है। तो ये इसका सिंपल भाषा होगा, जिसमें एक कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग जो चक्र होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये तीनों भी चीज़ें हैं जो कि इसी पे बेस्ड जो कंप्यूटर ये काम करता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक्सेल में 2 सेलों में एक सेल में मिलाने के परिचालन को क्या कहते हैं। तो इसमें दिया गया ए में जॉइन सेल्स, बी में दिया गया है मर्ज सेल्स और सी में दिया गया है मर्ज टेबल और डी में दिया गया है जॉइन टेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मर्ज सेल्स होगा। इसका जो एक्सेल में जो 2 सेलें होता है उन सभी को मिलाने के लिए मर्ज सेल का ये इसको मर्ज सेल कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, स्टोरेज की थोड़ी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें दिया गया ए में फाइल एडजस्टमेंट, बी में फाइल कॉपिंग, सी फाइल रीडिंग, डी में दिया गया फाइल कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये फाइल कंप्रेशन का यूज करके जो होता है किसी भी स्टोरेज में एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे फाइलों को इंसर्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया चार्ट और डायग्राम के रूप में, बी में रो और कॉलम के रूप में, और सी में दिया गया टेबल और बॉक्स के रूप में, और डी में दिया गया ग्राफ के रूप में। तो जो वर्कशीट है उसमें किस रूप में डाटा को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें जो होता है रो और कॉलम के रूप में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो वर्कशीट होता है। अब इसमें जानते हैं, नेक्स्ट जानते हैं, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन दिया गया वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है, बी में दिया गया एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है, सी में कुछ नहीं होता है, और डी में दिया गया माउस पर दाईं तरफ में चला जाता है। तो इसका राइट क्या होगा, जो माउस का जो उसमें 2 क्लिक ऑप्शन रहते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक रहता है उसके बाद राइट क्लिक रहता है। तो लेफ़्ट राइट क्लिक का जो उसमें क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, तो उसमें एक विशेष मेनू को ये दिखाई देता है जो भी यूज करते हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए, एक रद्दी सा क्वेश्चन पूछा गया इसमें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ALU परिचालन संपन्न करता है, ये किसके थ्रू ये अपना परिचालन जो है ये संपन्न करता है। तो इसमें दिया गया ए में लॉगरिथम के द्वारा, बी में आस्की के द्वारा, और सी में दिया गया एल्गोरिथम आधारित, और डी में दिया गया अर्थमेटिक। तो जो ALU है इसका अगर डिफिनेशन मतलब इसका अगर फुल फॉर्म अगर देखा जाए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे बेस्ड है जो ALU है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स अर्थमेटिक परिचालन को ये संपन्न करता है जो ALU होता है। इसका फुल फॉर्म ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, द ALU परफॉर्म सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज और एंड नैंड। ये सभी ALU के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रित महीपति मंदिर आए। अब ये हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो ये भी याद रखें, जो हिंदी का व्याकरण जो है वो इसमें टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, तो इसको भी ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार ये है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया उपमा अलंकार, बी में अनुप्रास अलंकार, सी में दिया गया यमक अलंकार, और डी में रूपक अलंकार। तो इन दोनों वाक्यों में कौन सा अलंकार से मौजूद है, तो इसमें है अनुप्रस्थ अलंकार इसमें मौजूद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अनुप्रस्थ अलंकार क्या होता है, इसका परिभाषा ये भी जान लेते हैं। तो अनुप्रस्थ शब्द अनु और प्रास शब्दों के जोड़ने से ये बना हुआ है। अनु का जो मतलब होता है बार बार, और तथा प्रास का जो मतलब होता है वर्ण। अतः जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार यूज की जाती है, वहाँ पर अनुप्रस्थ अलंकार ये होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जन रंजन मंचन धनुज मनुज रूप सुर भूप, ये इसका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है विश्व बदर इव धृत, ये हालांकि हमको लग रहा है ये संस्कृत सेंटेंस है, तो इसको समझना थोड़ा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, हालांकि आप एक बार पढ़ लें और ये डेफिनेशन तो आप याद ही रखें, ताकि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसमें आपको आसानी होगी। अब अगला प्रश्न क्या है, अनुग्रहित शब्द
में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें ए में दिया गया है द्वित्व व्यंजन संबंधी, बी में अनुनासिक संबंधी और सी में दिया गया है रक के प्रयोग संबंधी और डी में दिया गया है उपसर्ग संबंधी। तो ये जो अनुग्रहित है इसमें किस प्रकार का अशुद्धि मतलब किस प्रकार की गलती इसमें है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो है र के प्रयोग में से संबंधित इसमें गलती की गई है अनुग्रहित में। नेक्स्ट जानते हैं भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। इसमें दिया गया है ए में तत्पुरुष समास, बी में द्विगु समास, ये होगा, ये द्विगु लिखा गया है द्विगु समास, और सी में दिया गया अविभाज्य समास और डी में बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भरपेट जो शब्द है इसमें जो है ये अविभाज्य समास का इसमें यूज किया गया है। अब ये समास होता क्या है इसको भी जान लेते हैं। ऐसा पद जिसमें समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या फिर उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा पद जो है ये वो संज्ञा हो तो उसे अविभाज्य समास ये कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो यथा रुचि, प्रत्येक, हर घड़ी, और इस समय है यथा रुचि का मतलब रुचि के अनुसार, प्रत्येक मतलब हर एक, और हर घड़ी मतलब घड़ी घड़ी। तो इसमें क्या है, इस पद में क्या है कि एक अव्यय या फिर उपसर्ग हो तथा दूसरा जो है कोई संज्ञा हो जिसको हम लोग अविभाज्य समास कहते हैं। अब अगला प्रश्न जानते हैं ट वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो ये किस उच्चारण से इस ट वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है मूर्धन्य, बी में दिया गया वतश्रय, सी में दिया गया तालव्य और डी में दिया गया कंठ। मतलब अगर ट का उच्चारण करते हैं तो वो किसके थ्रू वो उच्चारित होता है, तो ये मूर्धन्य के थ्रू ये उच्चारित होता है ट, मूर्धन्य वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है, मतलब ये कौन सा शब्द है। इसमें ऑप्शन दिया गया है पश्तो शब्द, बी में अरबी, सी में तुर्की और डी में दिया गया उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो वकील है ये एक अरबी शब्द है, ये जो कि हिंदी भाषा में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं निम्न तामसिक शब्द का विलोम शब्द चुनिए, मतलब तामसिक जो शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसमें ए में दिया गया नैतिक, बी लौकिक, सी आध्यात्मिक और डी में दिया गया है सात्विक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो तामसिक है इसका ऑपोजिट जो शब्द होगा ये सात्विक इसका राइट आंसर होगा, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसमें दिया गया ए वसुधा, बी उर्वी, सी में दिया गया भू और डी में दिया गया ये सभी। तो जो पृथ्वी है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये जितने भी जो दिया गया है वसुधा, उर्वी, भू, ये सभी इसका पर्यायवाची शब्द है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं सारंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए हिरण, बी सिंह, सी कोयल और डी में ये सभी। तो जो सारंग है इसका पर्यायवाची शब्द होगा ये सभी, इसका भी मतलब हिरण, सिंह, कोयल ये सभी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, मतलब ये कौन सा युग्म जो है जो कि विलोम शब्द का ये पैर नहीं है। इसमें दिया गया ए में सभ्य अशिष्ट, बी में दिया गया आम विशिष्ट, सी में दिया गया स्थावर जंगम और डी में दिया गया संवाद विवाद। तो ये कौन सा पैर है जो कि अपोजिट पैर नहीं है। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर डी है ये अपोजिट पैर नहीं है, संवाद विवाद ये नहीं है, बाकी जो जितने भी पैर हैं ये सभी अपोजिट पैर हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, मतलब जो मैं है एक उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम के रूप में है। तो इसमें जो है ए में दिया गया ऑप्शन तू, बी तुम, सी हम और डी में दिया गया हम लोग। तो मैं का क्या होगा, तो मैं का ये हो जाएगा हम, ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं। तो इसमें ए में दिया गया है नीला कोमा छोटा, बी बड़ा कोमा छोटा, सी में दिया घर आदमी वस्त्र और डी में दिया गया छोटा कोमा नीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो विशेष पद हैं ये हैं घर आदमी और वस्त्र, ये सभी विशेष शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा और सी में दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी में दिया गया समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो बुढ़ापा है इसमें कौन सा संज्ञा का इसमें ये उल्लेख किया गया है? तो इसमें क्या गया भाववाचक संज्ञा। दैट मीन्स जो बुढ़ापा है ये व्यक्ति के भाव को दिखाता है कि यंग, बुढ़ापा, ओल्ड वगैरह वगैरह। अभी इसको भी जान लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या होता है। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या जो बुढ़ापा जो है ये व्यक्ति के भाव का बोध कराता है, इसलिए ये भाववाचक शब्द ये कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं खेला, खिलौना, खिलवाना किस क्रिया है? मतलब ये कौन सी कैसी क्रिया है? इसमें दिया गया ए में नाम धातु क्रिया, बी में यौगिक धातु, सी में दिया गया प्रेरणार्थक क्रिया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो खेला और खिलवाना ये सभी जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हैं। अब ये जान लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया इसको मतलब ये इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो जिस क्रियाओं के प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या फिर किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में अगर देखा जाए मालिक नौकर से कार साफ करवाता है और सेकंड में दिया गया अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, मैंने राधा से पत्र लिखवाया। मतलब वो खुद ना काम करके किसी और से काम करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया वो कहलाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं लेख लिखा गया वाच्य की पहचान करें। मतलब ये कौन सा वाच्य है? इसमें दिया गया ए में कृतवाच्य, बी क्रमवाच्य, सी में दिया गया भाववाच्य और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये क्रमवाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स लेख लिखा गया मतलब काम किया गया। अब ये क्रमवाच्य का डिफिनेशन क्या होता है? तो ये क्रिया के उस रूप को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध होता है। जैसे कि पुस्तक रवि से पढ़ी जाती है तो ये जो आदमी है वही काम कर रहा है, और आम से खाया जाता है और रोटी सीता से बनाई जाती है। तो ये सभी जो हैं क्रमवाच्य के ये सेंटेंस है। अब नेक्स्ट जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ये क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ए में पौधा, बी में लड़का, सी में प्राण और डी में दिया गया पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ये सी ऑप्शन होगा। जो प्राण है ये एक बहुवचन शब्द है, बाकी जो पौधा, लड़का और पुस्तक है ये सभी एक वचन शब्द हैं। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। तो ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसमें ए में दिया गया है ब्राह्मी, बी में दिया गया है ब्राह्मी, ए में ब्राह्मी दिया गया है, बी में ब्राह्मी दिया गया है और सी में दिया गया है ब्राह्मणी और डी में दिया गया है ब्राह्मणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर जो ब्राह्मण होगा उसका जो स्त्रीलिंग शब्द होगा ये ब्राह्मणी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं अड़ियल शब्द में प्रत्यय है। मतलब ये कौन सा प्रत्यय? इसमें मतलब ये अड़ियल में क्या प्रत्यय है? ए में दिया गया है यल, बी में दिया गया ल, सी यल और डी में यल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अड़ियल में है इसमें यल शब्द ये प्रत्यय लगाया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। जो विद्यार्थी शब्द है इसका संधि विच्छेद करने के लिए ये बोला जा रहा है। तो इसका कौन सा ये राइट आंसर होगा? पहला में दिया गया विद्या प्लस अर्थी, बी में दिया गया है विद प्लस अर्थी और सी में दिया गया विद्या प्लस अर्थी और डी में दिया गया विद्या प्लस आर्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स विद्या प्लस अर्थी जो विद्यार्थी है इसका संधि विच्छेद ये इसका सही होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रतिमान पद में समास कौन सा समास इसमें यूज किया गया है? इसमें ए में दिया गया अविभाव समास, बी में द्विगु समास, सी में क्रमधारय समास और डी में दिया गया द्वंद्व समास। तो इसमें से कौन सा समास इसमें यूज किया गया है जो प्रतिमान एक शब्द है इसमें? तो इसमें जो है ये अविभाव समास का ये यूज किया गया है इस प्रतिमान शब्द में। अब ये जान लेते हैं कि अविभाव समास किसे कहते हैं। ऐसा पद जिससे समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या फिर उपसर्ग हो तो कोई दूसरा या फिर जो दूसरा पद है वो संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं? अविभाव समास कहा जाता है। ये यथारुचि जैसे रुचि के अनुसार प्रत्येक
हर एक, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, ये सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा। जो जैसे कि किसी को आंख दिखाना, ये मुहावरा का जो अर्थ है इसका क्या होगा। इसमें दिया गया है ए में क्रोध छिपाना, बी में दिया गया क्रोध प्रकट करना, सी में दिया गया क्रोध प्रकट करना, और बी में दिया गया क्रोध प्रकट ना करना, और डी में दिया गया है आँख खराब होना। ये इस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन मत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंखें दिखाना जो है इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स क्रोध प्रकट करना। मतलब किसी को अगर आप आँख दिखा रहे हो तो मतलब उसके प्रति आप क्रोध दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, ये इसका अर्थ होगा। तो ये इस सेट का जो है ये सेट 4 है, इसका ये लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने जितने भी जो पीजीटी या फिर लैब असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों से ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको लाभ पहुंच जाए और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए। तो थैंक यू फॉर दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग इंडियन जीएस मतलब नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग अगर इंडियन जीएस करके सर्च मारते हैं और वो वैसा नहीं आएगा तो इसमें क्या करना है, आपको हैशटैग करके इंडियन जीएस लिखना है और ये पूरा लिखना है, इसमें स्पेस नहीं करना है। तो उसमें जो आएगा वही इस चैनल का जो ये आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।